और अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद एक डिवाइस या कहें प्लेन के एक इम्पोर्टेंट पार्ट को ट्रेंडिंग में ले आया। RAT यानी कि रैम एयर टरबाइन प्लेन की एक ऐसी तकनीक जो प्लेन को क्रैश होने से बचा सकती है। चाहे हम एयर कनाडा 143 की बात करें या फिर बात करें US एयरवेज फ्लाइट 1549 की, जिसे एक नदी में उतार दिया गया। इन सारे हादसों में यात्रियों की जान बच गई। ऐसे सिर्फ 2 उदाहरण नहीं है, इतिहास में कई सारे ऐसे हादसे हो चुके हैं जब रैम एयर टरबाइन ने एक सुपर हीरो की तरह प्लेन को क्रैश होने से बचाया है। पर आखिर ये रैम एयर टरबाइन क्या है और ये कैसे काम करता है? कैसे ये क्रैश हो रहे प्लेन के लिए वरदान साबित हो सकता है? लेकिन फिर भी ये एयर इंडिया फ्लाइट 171 को बचाने में नाकाम हो गया। आइए पूरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सपोज आप किसी प्लेन में 30,000 फीट के एल्टीट्यूड में फ्लाई कर रहे हैं। पायलट बिना किसी दिक्कत के प्लेन को कंट्रोल कर पा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लेन के दोनों इंजन में होता है जनरेटर। यही जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और ये इलेक्ट्रिसिटी प्लेन के सारे इंस्ट्रूमेंट्स को, कॉकपिट के सारे डिस्प्ले, केबिन के लाइट, इंफोटेनमेंट सिस्टम, किचन में जो खाना गर्म करने का सामान है, उन सभी को इलेक्ट्रिसिटी मिलता है इंजन में लगे जनरेटर से। पूरे प्लेन में चल रहा AC, इसके अलावा इस इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से प्लेन का जो हाइड्रोलिक सिस्टम होता है वो भी ऑन रहता है। रैम एयर टरबाइन को हमें अच्छे से समझने के लिए हमें हाइड्रोलिक सिस्टम की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। बात करें बोइंग 787 की, तो इसमें 3 इंडिपेंडेंट हाइड्रोलिक सिस्टम होता है, लेफ्ट, सेंटर और राइट हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हाइड्रोलिक सिस्टम में एक कंटेनर होता है जो फ्लूइड को होल्ड करता है। इसे रिजर्वायर कहा जाता है। इसी फ्लूइड के प्रेशर को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल फोर्स में और यही फोर्स अप्लाई होता है प्लेन के सारे कंट्रोल्स में। इसलिए तो पायलट बिना जोर लगाए इतने बड़े प्लेन को सिर्फ 2 उंगलियों के सहारे भी कंट्रोल कर सकता है। बिना हाइड्रोलिक सिस्टम के ये करना पॉसिबल नहीं है। खैर, राइट हाइड्रोलिक सिस्टम का रिजर्वायर राइट विंग में होता है और लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम का लेफ्ट इंजन के पास, और सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम का जो रिजर्वायर होता है वो सेंटर में होता है बिहाइंड द मेन लैंडिंग व्हील। बोइंग 787 का हाइड्रोलिक सिस्टम 5000 PSI पर ऑपरेट करता है, जबकि छोटे प्लेन्स जैसे बोइंग 737 3000 PSI पर ऑपरेट करता है। इसलिए बोइंग 787 का कंट्रोल और भी अधिक स्मूथ हो जाता है। लेफ्ट और राइट हाइड्रोलिक सिस्टम 2 तरीके से ऑपरेट कर सकता है, EDP यानी कि इंजन ड्रिवन पंप, और दूसरा है EMP यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर पंप। इसे सिंपल भाषा में समझे तो गांव के शादियों में आपने देखा होगा बड़ा बड़ा जनरेटर लगा होता है। आवाज के साथ साथ धुआं भी बड़ी तेजी से फेंकता है। इन जनरेटर की खास बात ये होती है कि अगर आपके पास डीजल है तो डीजल डाल दो, अगर डीजल ने धोखा दे दिया, खत्म हो गया, तो उसमें केरोसिन भी डाल दो, मस्त चलेगा जनरेटर। मतलब कि जनरेटर को ऑन रखने का 2 तरीका। इसी तरह लेफ्ट और राइट हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रखने के लिए 2 तरीके होते हैं। पहला, जेट इंजन ही डायरेक्ट हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रखेगा, इसे इंजन ड्रिवन पंप कहते हैं। और दूसरा, इंजन जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है प्लेन में, उस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रखा जाएगा, इसे इलेक्ट्रिक मोटर पंप कहते हैं। मतलब एक इंजन 2 तरीके से हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रख सकता है। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है। मान लो इंजन सही से चल रहा है लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना बंद कर दे, तो ऐसे में इलेक्ट्रिक मोटर पंप काम करना बंद कर देगा, लेकिन तब भी हाइड्रोलिक सिस्टम ऑन रहेगा क्योंकि इंजन डायरेक्ट हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रखे हुए है। लेकिन अगर इंजन ही फेल हो जाए तो ना तो वो डायरेक्ट हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रख पाएगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। इट मीन्स दोनों रास्ते बंद। और इस तरह से अगर एक इंजन फेल हुआ तो उस साइड का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से ठप हो जाएगा। लेफ्ट हाइड्रोलिक सिस्टम और राइट हाइड्रोलिक सिस्टम दोनों का काम एक जैसा है। दोनों ही लेफ्ट राइट इंजन लेफ्ट राइट हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रखने में मदद करता है और इस हाइड्रोलिक सिस्टम की मदद से पायलट आराम से प्लेन को कंट्रोल कर पाते हैं। लेकिन प्लेन को बनाने वाले इंजीनियर्स ने भी सोचा होगा कि भाई अगर दोनों इंजन फेल हो जाए तो फिर तो हाइड्रोलिक सिस्टम गया काम से। इसीलिए तो प्लेन के सेंटर में एक तीसरा हाइड्रोलिक सिस्टम भी होता है और इसे दोनों इंजन से कोई भी मतलब नहीं। ये अपनी जगह मस्त काम करेगा, किसी से कोई लेना देना नहीं। ये सेंटर का हाइड्रोलिक सिस्टम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। लेकिन सपोज अगर दोनों साइड का इंजन फेल हो जाए, इट मीन्स लेफ्ट साइड का हाइड्रोलिक सिस्टम और राइट साइड का हाइड्रोलिक सिस्टम पूरी तरह से बंद पड़ जाएगा और प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी भी मिलना बंद हो जाएगा। अब क्योंकि प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी ही
मौजूद नहीं है तो फिर सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम को इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिलेगा? दोनों इंजन तो फेल हो चुका है। देखो, ऐसे केस में जब दोनों इंजन फेल हो जाए तब एक इमरजेंसी पावर सप्लाई भी होता है जिसे हम APU यानी कि ऑक्सिलरी पावर यूनिट कहते हैं। ये APU भी एक छोटा सा जेट इंजन होता है, लेकिन ये इतना छोटा होता है कि प्लेन इसकी मदद से उड़ान नहीं भर सकता। इसका काम होता है ऐसे इमरजेंसी केस में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना और प्लेन के अंदर ताजी हवा का सप्लाई भी जारी रखना। हालांकि इसका और भी बहुत सारा यूज है, लेकिन क्योंकि हमारे प्लेन को अभी इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत है, इसलिए हम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी पर फोकस करते हैं। अब इस इलेक्ट्रिसिटी की मदद से प्लेन का जो सेंटर हाइड्रोलिक सिस्टम है वो एक्टिव हो जाएगा और दोनों इंजन फेल हो जाने के बाद भी पायलट प्लेन को आराम से कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन इस केस को और थोड़ा डिफिकल्ट बनाते हैं। सपोज कि प्लेन में फ्यूल ही मौजूद नहीं है। अब क्योंकि प्लेन में फ्यूल नहीं है, इट मीन्स दोनों इंजन तो बंद होगा ही। इंजन के साथ साथ जो APU है वो भी अपना काम नहीं करेगा, क्योंकि वो भी तो जेट इंजन है, उसे भी तो फ्यूल चाहिए। यानी कि इमरजेंसी केस में जो APU सेंट्रल हाइड्रोलिक सिस्टम को ऑन रखे हुए था, अब वो भी शट डाउन हो जाएगा और पायलट प्लेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा बिना हाइड्रोलिक सिस्टम के। लेकिन प्लेन का सेफ्टी लेवल यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। प्लेन में बैटरी भी होता है जो करीब 20 मिनटों तक प्लेन को पावर सप्लाई कर सकता है। ऐसे केस में जब प्लेन में एक बैटरी की मदद से इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा रही हो तो उन सभी डिवाइस को शट डाउन कर दिया जाता है जिसकी जरूरत ना हो और कॉकपिट के सिर्फ जरूरी इंस्ट्रूमेंट्स को ऑन रखा जाता है। दोनों इंजन फेल हो जाने के बाद प्लेन के इंजन से आवाज भी आना बंद हो जाएगा। इस शांत माहौल में अचानक से हमें प्रोपेलर की आवाज सुनाई देगी। ऐसा लगेगा जैसे सेस्ना प्लेन बगल से गुजर रहा हो, पर ये आवाज किसी दूसरे प्लेन का नहीं बल्कि रैम एयर टरबाइन का होगा, जिसे डिजाइन ही कुछ इस तरह से किया जाता है। हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो जाए, प्लेन को इलेक्ट्रिसिटी मिलना बंद हो जाए तो ऐसे केस में वो ऑटोमेटिकली डिप्लॉय हो जाएगा और तेज हवा की मदद से ये घूमना शुरू हो जाएगा। यही है प्लेन का आखिरी उम्मीद। इसे किसी भी चीज की जरूरत नहीं ऑन रहने के लिए सिवाय हवा के। ये पूरे फ्लाइट के दौरान पवन चक्की के जैसे घूम घूम कर प्लेन में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता रहेगा। इसके अलावा इसके ब्लेड का एंगल भी चेंज हो सकता है ताकि ये अपने एंगल को एडजस्ट करके इलेक्ट्रिक सप्लाई को कांस्टेंट रख सके और ये डिप्लॉय भी कुछ सेकंड्स के अंदर ही हो जाता है। कुल मिलाकर कहे तो जब सारा सिस्टम फेल हो जाता है तब ये रैम एयर टरबाइन आखिरी उम्मीद होता है और ये कभी धोखा भी नहीं देता। ये आखिरी वक्त तक प्लेन को बचाने की कोशिश करता है। इससे बहुत सारे हादसे इतिहास में होते होते टल चुका है रैम एयर टरबाइन की वजह से, लेकिन एयर इंडिया फ्लाइट 171 के केस में ऐसा नहीं हो पाया। हालांकि वीडियो फुटेज में हमें कुछ धुंधली चीज दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि वो रैम एयर टरबाइन ही है जो दोनों इंजन फेल हो जाने के बाद डिप्लॉय हो गया। यहाँ पर मुझे लगता है एयर इंडिया का सबसे बड़ा बैड लक ये था कि इसकी एल्टीट्यूड बहुत ही कम थी। एक प्लेन अगर 30,000 फीट के एल्टीट्यूड से नीचे गिरे और दूसरा प्लेन सिर्फ 600 फीट के एल्टीट्यूड से, तो दोस्तों इसमें सबसे ज्यादा नुकसान होगा 600 फीट एल्टीट्यूड से गिर रहे प्लेन का, क्योंकि उस प्लेन के पायलट के पास समय नहीं होगा प्लेन को बचाने का। रैम एयर टरबाइन तो डिप्लॉय हो जाएगा, लेकिन कम एल्टीट्यूड होने के कारण प्लेन को अधिक दूर तक भी ले जाया नहीं जा सकता। वहीं अगर बात करें ऐसे प्लेन की जो कि 30,000 फीट के एल्टीट्यूड में उड़ रहा है, उसे आसमान से धरती पर आने में बहुत समय लगेगा। पायलट आराम से बिना इंजन के भी प्लेन को ग्लाइड कराते हुए आसपास के एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं। एक प्लेन बिना इंजन के कितनी दूरी तक ग्लाइड कर सकता है, ये डिपेंड करता है उस प्लेन के ग्लाइड रेशियो पर। फॉर एग्जांपल बोइंग 787 का ग्लाइड रेशियो 20:1 है। इसका मतलब ये है कि अगर प्लेन 30,000 फीट के एल्टीट्यूड में है और अगर ये 1 फीट नीचे आता है, तो जब तक ये प्लेन 1 फीट नीचे आएगा तब तक ये 20 फीट आगे भी चला जाएगा और इतनी दूरी में कोई ना कोई एयरपोर्ट तो मिल ही जाएगा। और अगर ना भी मिले तो ये किसी खेत या खुले मैदान में भी लैंड कर सकता है। इसलिए तो मैं कहता हूँ कि प्लेन जितनी ऊंचाई से गिरेगा उसके बचने की संभावना उतनी अधिक रहेगी। भले ही हर कोई प्लेन का साथ छोड़ दे, लेकिन रैम एयर टरबाइन आखिरी वक्त तक प्लेन का साथ निभाता है। इसलिए तो ये प्लेन्स के लिए सुपर हीरो से कम नहीं है। सो आई होप अब आपको रैम एयर टरबाइन का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना और दोनों ही केस में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।